प्रयोगस्थली रही। उसके बाद जब आदिवासियों के लिए शिक्षा गारंटी केंद्र 1996 में खोलने शुरू किए गए तो सरकार ने खुद ही फैसला कर लिया, इशारा समझ लिया बॉस का, तो खुद ही फैसला कर लिया कि हम एक मास्टर तो दे देंगे, वो पैरा शिक्षक जिसकी उस समय तनख्वाह 800 रुपए रखी गई, पर कमरा क्यों देंगे? अरे आदिवासी दलित लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरे की क्यों जरूरत है भाई? एक कमरा भी क्यों देंगे? कोई पैसे बचा लो। तो उनके पास दलहन होती है, उनके पास आंगन होता है, पेड़ होते हैं बहुत आदिवासी इलाकों में, पढ़ा देंगे पेड़ के नीचे। ये करके बिना कमरे के एक पैरा शिक्षक देने की नीति भारत में लागू हो गई और खर्चा एकदम गिर गया, कम हो गया। और साथ में ये सिखा दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य देश को समझना सिखाना नहीं, अपने परिवेश को जानना सिखाना नहीं, अपना भूगोल सिखाना जरूरी नहीं, इतिहास सिखाना जरूरी नहीं। अरे बच्चों को साक्षर बना दो भाई, कुछ गिनती करना सिखा दो, गुणा भाग सिखा दो, हो गया, प्राइमरी कक्षा हो गई। काहे को 1857 की लड़ाई की बात सुनाते हो, अंग्रेजों के बारे में बताते हो, लड़ाई कैसे जीती और भगत सिंह के बातें बताते हो, सब जरूरी नहीं है, उनको साक्षर बना दो। तो साक्षरता का एजेंडा भारत में स्थापित हो गया, शिक्षा की जगह। ये लड़ाई तो उन्होंने फटाफट जीती, 8 या 9 साल के अंदर जीती विश्व बैंक में, दुनिया के पूंजीपति मुल्कों की तरफ से। और जब सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान लिखा जा रहा था तो सर्व शिक्षा अभियान लिखते हुए याद रखा गया कि क्या क्या गड़बड़ थी पिछले 10 साल के विश्व बैंक के प्रोग्राम में। सारी गड़बड़ों को, खामियों को दोबारा इकट्ठे करके एक नए पैकेज में डालकर नया चमकीला लेबल डाल के इसका नाम रखा गया सर्व शिक्षा अभियान, लागू कर दिया गया, आज तक लागू है। अब और नहीं बताऊं, बाकी 1 अप्रैल को फिर इकट्ठे होंगे। ये इसलिए सुनाया, जब उच्च शिक्षा की बुनियाद यानी स्कूली शिक्षा को आप इतना जर्जर कर देते हैं तो मंजिल कैसे खड़ी होगी? मंजिल तो इस बुनियाद पर खड़ी होगी ना। इसलिए उच्च शिक्षा की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं यहां पर, वो लड़ते हुए याद रखें, ये उच्च शिक्षा की लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सही ढंग की स्कूली शिक्षा जो सब बच्चों को उम्दा स्कूली शिक्षा दे, 12वीं तक, 8वीं तक नहीं, जो शिक्षा अधिकार कानून बोलता है, 12वीं तक बढ़िया शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्कूलों की जब तक नहीं खड़ी होगी तब तक उच्च शिक्षा भी सफल नहीं होगी। नहीं तो केवल 100 में से 8 दलित, 100 में से 6 आदिवासी, 9 मुस्लिम और 9 पिछड़े वर्ग के लोग ही उच्च शिक्षा पाएंगे। तो जब हुक्म हो गया कि आप शिक्षा का खर्च कम कीजिए तो स्कूली शिक्षा को तो बर्बाद कर ही दिया, और जैसे ही उसको बर्बाद किया तो निजी स्कूलों के कुकुरमुत्तों की तरीके से वृद्धि होने लगी। 90 के दशक के अंतिम वर्षों का आप आंकड़ा देखिए सरकार का, जैसे जैसे सरकारी स्कूल में दाखिला कम होता है बच्चों का, वैसे वैसे निजी स्कूलों में बढ़ता जाता है। केवल एक बात यहां कह दूं, जब निजी स्कूलों में दाखिला बढ़ता है, उसके अगर आप आंकड़े देखें, आज कोई 25% बच्चे पढ़ते हैं देश के प्राइमरी स्कूलों में, और थोड़े से और ज्यादा अपर प्राइमरी, मिडिल में उसके और ज्यादा थोड़े से कोई 35% सेकेंडरी स्कूलों में। इनके आंकड़ा देखे आप पाएंगे कि सरकार बड़े गर्व से आजकल सुनाती है कि अब हमारे स्कूलों में खूब लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा हो गया, लड़कों का कम हो गया। और प्राइवेट स्कूलों में लड़कों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, लड़कियों का कम है। क्यों? सोचेंगे? क्योंकि देश में इतना सामाजिक लिंग भेद है, लड़कियों के खिलाफ इतना भेदभाव है कि माँ बाप उन पर पैसा खर्च करते हुए 2 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। इसलिए जब पैसा खर्च करने की बात आती है, लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। इसलिए ये नहीं हुआ कि सरकारी स्कूल में लड़कियां ज्यादा आने लगी, सरकारी स्कूल में लड़के कम हो गए, इसलिए लड़कियां ज्यादा हो गई उसके मुकाबले में, और ठीक उल्टा हो गया, लड़कियों की शिक्षा और बदहाल हो गई। उसके बाद 2000 के बाद जो साल है वो इस कॉर्पोरेट पूंजी के हमले के हैं। देखिए, जैसा स्कूल की कहानी सुनाई, वही कहानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की है। अगर देश में अच्छे विश्वविद्यालय होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे जो सरकार चलाएगी या सरकार उनका वित्त पोषण करेगी, उनको पैसा देगी और एक बढ़िया व्यवस्था उनके संचालन की, उनके प्रबंधन की खड़ी की करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी निजी मेडिकल कॉलेज खुल जाए भारत में। निजी कॉलेज चाहे किसी भी विषय के हो या निजी विश्वविद्यालय कुछ भी पढ़ाने वाले हैं, वो तभी खुलते हैं जब सरकार
तय कर लेती है कि हमको अपने विश्वविद्यालय अच्छे नहीं बनाने, अपने कॉलेज अच्छे नहीं बनाने। ये निर्णय तो 1991 में ऑर्डर आ गया ना विश्व बैंक का, वहीं से हो गया। विश्व बैंक का क्या एजेंडा है? विश्व बैंक का एक ही एजेंडा है, हर क्षेत्र में कारोबार कर दो, हर क्षेत्र को बिकाऊ माल बना दो, चाहे वो पानी हो, पानी तो बन चुका है भारत में बिकाऊ माल, जानते हैं ना। अब तो आप पानी नल से पिएंगे नहीं ना, सब बोतलों में पिएंगे, वो तो हो ही चुका, वो तो बिकाऊ माल बन गया। जमीन बिक रही है तेजी के साथ, जंगल बिक रहे हैं तेजी के साथ, और अब तो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज भी बिकने लग गए हैं। शिक्षा को बिकाऊ माल बनाना, किंडरगार्टन से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक, मैनेजमेंट कॉलेज तक, ये मकसद है कॉर्पोरेट पूंजी का, जिसका एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एजेंडा वहां तो स्कूलों में विश्व बैंक ने दिया, उच्च शिक्षा में एजेंडा कहां से आता है? ये आता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, और उसका एक और संगठन जिसका नाम है GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, व्यापार और सेवाओं के लिए जो आम समझौता कई मुल्कों के बीच में हुआ है, जो विश्व व्यापार संगठन के पटल पे हुआ है WTO के, उसका एजेंडा है कि पानी और जंगल और जमीन से लेकर शिक्षा और इलाज तक सबका व्यापारीकरण करो, बाजारीकरण करो, उसको मुनाफे का जरिया बनाओ। तो वो काम अब उच्च शिक्षा में हो रहा है। ये है कॉर्पोरेट पूंजी के हमले की कहानी। ये हमला और तेज हो रहा है। क्यों तेज हो रहा है? ये इसलिए तेज हो रहा है कि दुनिया में जो आज पूंजीवादी मुल्कों में आर्थिक मंदी आई है, यानी उनकी आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई है, बदहाल हो गई है, उसके चलते हुए वहां की सरकारों ने अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अब पैसा देना कम कर दिया है। आप कहेंगे कम क्या किया? वहां तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगी, प्राइवेट कॉलेज होंगी, ये तो अक्सर माना जाता है ना। अमेरिका जैसे मुल्क में भी आज ज्यादातर बच्चे सरकारी कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और यूरोप में भी यही हाल है। और जो वहां के कुछ मशहूर प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको भारी मात्रा में सरकारी सहायता अन्य तरीकों से पहुंचाई जाती है। अगर सरकार की सहायता न मिले तो वहां की सारी प्राइवेट व्यवस्था धराशायी होगी। पर चूंकि आर्थिक मंदी आई और पैसा अब कम दिया जा रहा है, तो वहां पे भी बहुत दबाव है वहां के सरकारी विश्वविद्यालयों में और सरकारी कॉलेजों पर कि कहीं से अपने लिए कुछ और वैकल्पिक रास्ते ढूंढो पैसा कमाने के। भारी दबाव है। अब उसका इलाज क्या होगा? इलाज ये होगा कि हिंदुस्तान में बड़ा मध्यम वर्ग है, उसमें ऊपरी मध्यम वर्ग के पास बहुत पैसा आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनके बच्चे पढ़ने चले गए हैं, खूब कमा रहे हैं, पैकेज मिल रहा है 10-10 लाख का, 25-25 लाख का, 50 लाख का, करोड़ का पैकेज मिल रहा है उन बच्चों को, ऊपरी मध्यम वर्ग के बच्चों को। कुछ रिश्ते कुछ फायदा मध्यम वर्ग में भी आ जाता है, बहुत पैसा है वहां पर। तो चलो उस पैसे का लाभ उठाओ, वहां कॉलेज खोलो, वहां यूनिवर्सिटी खोलो, वहां से जो फीस आएगी उससे जो संकट है, आर्थिक संकट अमेरिका के कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, यूरोप के कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, ब्रिटेन के कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, वो संकट दूर होगा। इसीलिए बराक ओबामा इतने परेशान थे जब यहां आए थे कि क्या बात है, अभी तक वो बिल पास नहीं हुए जो WTO ने आपको हुक्म दिया था करने का। कितनी देर हो गई, अभी तक लंबित पड़े। तो माफी मांगी कि हम सब कर देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारा और घपला चल रहा है, हम करवा देंगे। वो आ रहा है बजट सत्र, जब वो सब पास होने लगे। उन 6 बिलों की लिस्ट बाहर लिखी हुई है, उनके नाम भारत सरकार तो अपनी मातृभाषा में देती है, यानी अंग्रेजी में, वही है ना मातृभाषा भारत सरकार, तो उसका मैंने हिंदीकरण खुद कर लिया, तो इसलिए हिंदी में बाहर रखे हुए नाम वो आप पढ़ लीजिए। और अगर ऐसे नोट करना मुश्किल हो रहा है तो 1 रुपए में ऐसी शीट मिल जाएगी, 1 रुपए देके वो ले जाइए घर और उनको पढ़िए। उनके नाम भी ऐसे हैं कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है। 5 बिल विधेयक जो पहुंच चुके हैं और 3 और इंतजार करेंगे, ये जरा मामला क्लियर हो जाए तो फिर इनको ले जाए। और मेरे ख्याल से और होंगे छिपे हुए जिसके बारे में मालूम नहीं है, वो निकलेंगे धीरे धीरे। ये 5 निकलेंगे तो और निकल आएंगे, फिर जानकारी निकलेगी और क्या कहते हैं। पूरी तैयारी है। अब आप कहेंगे इन बिलों से कैसे उच्च शिक्षा का बाजारीकरण होगा? तो और हो ही चुका है। लोग कह रहे हैं मैकॉले का काम तो हो ही रहा है, सब कुछ बाजारीकरण हो रहा है, बिक रहा है शिक्षा में। वो तो आपने सुन ही लिया। अभी नुसरत बानो रोहित जी जो वक्ता थी